कम बैक। चैप्टर 3 जो है हम पढ़ रहे हैं, वेंडर ऑफ स्वीट्स, जहाँ पर हम जगन और माली के बीच के रिलेशनशिप को देख रहे हैं कि कैसे वो रिलेशनशिप जो है वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप जो होता है, एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप जो होता है, उससे बिगड़ता हुआ एक बुरे रिलेशनशिप के रूप में डेवलप हो रहा है। और जगन ट्राई कर रहा है कि वो उस रिलेशनशिप को वापस से सही कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब जगन बोलता है कि उसकी वाइफ जो है उसका ट्रीटमेंट नेचुरल क्योर से हो सकता है, तो डॉक्टर जो है वो थोड़ा सा इरिटेशन फील करता है और बेड से अपना हेड टर्न करते हुए बोलता है कि नेचर तो हम लोगों को मार ही डालेगी, है ना। मतलब वो जब नेचर की बात कर रहा है, नेचुरल क्योर की बात कर रहा है ट्यूमर के लिए भी, है ना, तो वो बोलता है कि भाई नेचर तो हमें मार ही डालेगी। तो वो कहता है कि इसके दिमाग में या इसके ब्रेन में जो ट्यूमर है उसका अब तक कोई इलाज नहीं है। ये सुनकर जगन ने अपना मुंह जो है वो तुरंत बंद कर लिया। तो और उसे लगा कि उसकी थ्योरीज़ के लिए, उसके सिद्धांतों के लिए अभी टाइम नहीं है। फिर जब लास्ट में डॉक्टर हार मानकर वहाँ से निकलता है और अपनी कार की तरफ बढ़ता है, तो फिर भी उसने दोबारा से अपनी बात धीरे से कह दी, डॉक्टर साहब आप देखेंगे कि जल्दी ही इस सब्जेक्ट पे मेरी एक बुक आएगी और मैंने सारा मटेरियल जो है इसके लिए इकट्ठा कर लिया है। अब जब जगन अभी भी नहीं ठहर रहा है, अभी भी वो नेचुरल क्योर की बात कर रहा है, तो डॉक्टर ने बहुत ही इम्पेशेंट होकर, बहुत ही एक तरह से बोल सकते हो चीख कर कहा कि अब बंद करो, अपनी वाइफ के पास जाओ। अब वो कुछ ही देर की मेहमान है, कुछ ही घंटों की मेहमान है ना। और तुम्हारा बेटा जो है ना वो देख रहा है, उसकी तरफ जाओ, उसको प्रोटेक्ट करो। जगन जब कार की तरफ से मुड़ा तो उसने देखा कि माली जो है वो उसकी तरफ देख रहा था। उसका जो छोटा सा दुबला पतला शरीर जो है उसको देखकर उसे बहुत ही धक्का लगा। और ये बात राइटर हमें बता रहा है कि जो जो वो टॉल हुआ था और जो ब्रॉड हुआ था वो अपने 18th बर्थडे के बाद ही हुआ था। मतलब पहले तो वो बिल्कुल ही पतला था। फिर लड़के ने जो है उससे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं या डॉक्टर क्या कह रहा है, क्योंकि वो पिछले कई वीक से अपनी मदर की सर्विस में या सेवा में लगा हुआ था। जब कभी भी उसकी आंखें खुलती तो अपने बेटे को पास बुलाती और जो कुछ भी वो खिलाता वो खा लेती। स्कूल ख़त्म होते ही वो घर आता जल्दी से और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने भी नहीं जाता था। बेटे के सवाल पर बेटे ने जब पूछा कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, तो जगन ने उसका हाथ जो है वो बहुत टाइटली पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। माली ने अपना हाथ छुड़ा लिया और दूर खड़े होकर ये चीज़ सब देखता रहा कि हो क्या रहा है। अक्सर टाइम जो है वो बीतता गया, लेकिन जगन जो है वो उस मोमेंट को कभी भी भुला नहीं पाया, जब वो डेथ वाला मोमेंट हुआ था, जब उसके बेटे की जो ये बोलते हैं कि हेल्पलेसनेस जो है उसको याद आती थी। नाउ आगे क्या होता है कि जो ये पेन था जो माली को देख के उसके मन में पैदा हुआ था, है ना, उस फेटफुल डे पे जिस दिन उसकी मदर की डेथ हुई थी। ये फेटफुल डे जो है वो किसका डे है? उसकी मदर यानी कि माली की मदर और जगन की वाइफ का डेथ है। वो किसी ना किसी कोने में उसके अंदर बैठ बैठ गया था, जो मतलब उसके अंदर ही था, जो कहीं वो कभी भी निकाल नहीं पाया था ना। ये वह उसी दिन से ही क्या है, उनके बीच में एक दीवार खड़ी होनी शुरू हो गई थी, है ना। और लड़के ने यानी माली ने उससे हमेशा से मतलब ढंग से बात करना बंद कर दिया था, नॉर्मली बात नहीं करता था ना। उस बात पे वापस आते हैं हम, किस बात पे कि राइटिंग की बात पे। जगन बोलता है कि नहीं नहीं, थोड़ा अपोलोजेटिकली थोड़ा माफ़ी मांगते हुए बोला कि मुझे पूरा विश्वास है तुम किसी दिन बहुत बहुत अच्छा लिखोगे कुछ, और तुम्हारी एबिलिटी पर मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम्हारी स्टोरी क्या है ना, मतलब क्या लिखना चाहते हो। तुम जानते नहीं हो क्या मुझे कहानियों का, स्टोरीज़ का कितना शौक़ है। याद करो मैं तुम्हें रोज़ाना हर रात को कहानी सुनाया करता था, और ख़ासकर वो जो ब्लैक एप या काले बंदर की कहानी थी, तुम्हें बड़ी पसंद थी वो, है ना। क्योंकि उन दिनों उसने उस माली की जो ना पूरी जिम्मेदारी जो है जगन ने अकेले ने उठा ली थी, बिकॉज ही हैड बिकम अ मदरलेस चाइल्ड। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसने उठा ली थी। उसको पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाया करता था, है ना। बहुत सिंपल बात है, पर याद रखना कि वो उसको पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाया करता था। लेकिन इन दिनों बच्चों को उस समय की कोई भी याद जो है वो होती नहीं है या नहीं थी, और ना ही उनकी उस बातों में कोई रुचि थी। इसलिए उसने अपने फादर की बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। फिर जगन बोलता है कि डू यू नो कि मैं भी एक तरह से राइटर हूँ, तो मैं तब पता लगेगा जब ट्रूथ प्रिंटिंग से मेरी जो बुक है वो छपकर निकलेगी। और ये कहकर वो थोड़ा सा
एक खोखली सी हंसी, या यूँ कहें कि ऐसी हंसी जो रियल नहीं हो, उस प्रकार की हंसी उसने हंसी। तो लड़के ने बहुत ही सिंपल तरीके से कहा कि फादर आप समझते नहीं हो, मैं कुछ अलग या डिफरेंट लिखना चाहता हूँ। तो बोलता है यस यस बिल्कुल, मुझे बताना अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो, या मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो जगन को ये कढ़ाई में बिना कुछ तले 25,000 रुपये कमाने का बड़ा ही आसान तरीका लगा। वो उस रात 1 बजे तक बातें करते रहे। जगन को हर मिनट कोई नई बात पता लगती। उसे ये भी पता लगा कि जगन ने कॉलेज लाइब्रेरी से जो मैगज़ीन थी उसका जो कूपन था उसको चुपचाप से चोरी चुपके काट लिया था, और अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी बेइज्जती भी होती, उसे सज़ा भी हो सकती थी। माली ने स्माइल करते हुए कहा कि मैंने लाइब्रेरियन की नाक के नीचे से वो कूपन काट लिया। जगन थोड़ा वरीड होकर बोला कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। माली बोलता है कि ठीक है मान लिया, लेकिन मुझे फिर वो कूपन कैसे मिलता, है ना। और अपनी पॉकेट डायरी से उसने वो कूपन निकाल के दिखाया उसको। जगन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कूपन की तरफ, ठीक है। वो बोला कि अगर ये विकटन जो है, विकटन जो भी बोल सकते हैं इसको, मैगज़ीन से है तो तुम उसकी एक कॉपी या खरीद सकते थे 4 आने में, या फिर तुम्हें जितनी भी उसकी आवश्यकता थी उतनी कॉपीज़ तुम खरीद सकते थे। मतलब तुम्हें चोरी करने की आवश्यकता इसमें नहीं थी। तो इस बात पे माली बोलता है कि ये तो 4 आने में मैगज़ीन तो कोई भी खरीद सकता है ना। और फिर थोड़ा सा मिस्टीरियसली बोला वो, क्या बोला कि मैं उस लाइब्रेरियन को जो है हमेशा से एक लेसन टीच करना चाहता था, एक सबक सिखाना चाहता था, और पता नहीं अपने आप को वो कुछ ज़्यादा ही क्लेवर समझता था ना। जगन को बहुत खुशी होने लगी अपने बेटे को एक राइटर के रूप में बताने में, मतलब ये बताना कि उसका बेटा एक राइटर बन गया है। सेकंड डे, दूसरे दिन जो है अपने दुकान जाते हुए उसने 3 लोगों को रोककर बताया कि माली जो है वो क्या बन रहा है, राइटर बन रहा है। और जो फोर्थ व्यक्ति था, फोर्थ पर्सन था, उसका मेन जो कुक था वो था ना। और जैसे वो दुकान में एंटर करा उसने उसको अपने पास बुलाया और बोला कि मेरा बेटा एक किताब लिख रहा है। कुक बेचारा जो है वो इस बात में खोया हुआ था कि उस दिन उसने क्या क्या मिठाइयाँ बनानी हैं, लेकिन उसने जो माली जो है उसकी प्रोग्रेस पे बहुत ही सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस किया और बोला कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मतलब जगन उन लोगों को भी बातें बता रहा था जिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात से कि माली राइटर बन रहा है या क्या बन रहा है या क्या नहीं कर रहा है। फिर जगन इस बात को थोड़ा सा और एलेबोरेट करने लगता है कि वो इस बुक से 25,000 रुपये जो है वो प्राइज़ जीतने वाला है। हालांकि वो अब जीतेगा, लिखेगा और फर्स्ट आएगा तो बात है, लेकिन वो पहले ही बोल रहा है इस बात को। तो वो बोलते हैं कि बहुत ही हैरानी की बात है कि मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना टैलेंटेड है ना। रियलिटी तो ये है कि वो जितना पैसा चाहे मैं उसे दे सकता हूँ, 25,000 रुपये कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अभी ऐसा करना नहीं चाहता, मैं उसे अभी ऐसा करने देना नहीं चाहता, बिकॉज़ हम लोग जो हैं वो गांधी जी के टाइम के हैं, है ना। और गांधी जी के टाइम के हैं और इसलिए हम गलत काम नहीं कर सकते, कोई गलत काम करते हुए होते देख नहीं सकते। अब जो है वो दुनिया जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नाउ वो उसे जवाब मिलता है कि आप जितने पैसा आपके पास है उसके हिसाब से आप बहुत ही सिंपल आदमी हैं, आप तो खाना तक ही नहीं खाते, आप खाना भी नहीं खाते मतलब। तो बोलता है नहीं मैं उतना ही खाता हूँ जितना जीने के लिए ज़रूरी है। जगन ने उसको करेक्ट किया ना। उसके बाद क्या होता है, वो बोलता है कि तुम्हें पता लग जाएगा ये बात जब मेरी बुक जो है वो प्रिंट होकर आएगी। मैं भी एक प्रकार का राइटर ही हूँ, है ना। शायद तुम मेरी बात को समझ रहे होगे या समझे क्या। तो मतलब जगन जो है वो कोई मौका मिस नहीं करता है अपनी शेखी बखारने का। चाहे वो उसके सामने जो खड़ा हुआ इंसान है वो उसकी बात को समझता है या नहीं समझता है, इट डजंट मैटर, है ना। जगन को बोलना है तो बोलना है। तो जब जगन ने उसे बोला कि मैं भी एक प्रकार का राइटर हूँ, तो जो कुक था उसने बोला कि हाँ सही है, शायद तुमसे ही उसने वो गुण लिया है तभी इतनी आसानी से वो राइटर बन रहा है। शाम को जो है वो कज़िन भी आया तो उसे भी एक खबर सुनाई गई, और लास्ट में उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि वो भी सादा जीवन और उच्च विचार जो है उसके प्रिंसिपल्स पे चलेगा, है ना। बिकॉज गांधी जी जो है उसकी यही शिक्षा थी। गांधी जी ये कहते थे कि सादा सादा जीवन और विचार उच्च होने चाहिए, जिसका मैं भी पालन करता हूँ। तो बोला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता कि तुम व्यापार करते क्यों, है ना, पैसा कमाते क्यों और जमा करते क्यों, या जमा क्यों करते हो। तो वो बोलता है कि मैं जमा नहीं करता, वो तो नेचुरली मेरे पास ग्रो हो रहा है। तो जगन बोला इसमें मैं कर क्या सकता हूँ, मैं तो सिर्फ कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि कर्म करना हर आदमी का कर्तव्य है, ड्यूटी है। और ये
कहकर अपनी ड्रॉर से उसने क्या निकाली, भगवत गीता निकाली और उससे पढ़ा। क्या पढ़ा? तो क्या जगन ने पढ़ा ये हमें आर के नारायण ने नहीं बताया, बट बिकॉज गीता टॉक्स अबाउट ड्यूटी, है ना, कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो, ही माइट हैव रेड समथिंग लाइक दैट। तो वो कहता है कि तुम देख सकते हो कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। नाउ उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करके बोला कि देखो वो आदमी वो आदमी वो आदमी सब आदमी जो इन सबको मेरा जो काम है वो सपोर्ट करता है ना। और हमारा हेड कुक जो है वो क्या करता अगर मैंने ये इस्टेब्लिशमेंट ये शॉप नहीं की होती तो, है ना। तो उसका जवाब क्या मिलता है उसको कि शायद वो किसी दूसरे किचन में दूसरे मास्टर के लिए, दूसरे किचन में या किसी दूसरे हलवाई के लिए या किसी दूसरे मिठाई वाले के लिए काम कर रहा होता। तो ये तो मास्टर फ्रायर है ना, कहीं भी इसको जॉब मिल जाएगा, मतलब मुख्य हलवाई है, इसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। वो कहता है ये बात ये नहीं है भाई साहब, बात ये है कि मेरी जो स्वीट शॉप है वो कंट्री में सबसे बड़ी शॉप है, तुम्हें कोई डाउट है इस बात पे क्या? तो वो बोलता है कि यहाँ तक बोल दिया उसने कि मेरी जो शॉप है वो पूरी कंट्री में सबसे बड़ी शॉप है। तो जब जगन बोलता है कि तुम्हें कोई डाउट है तो बोलता है कज़न की बिल्कुल भी डाउट नहीं है मुझे, तुम्हारा जो हलवाई है मुख्य है वो सबसे अच्छी और बिना मिलावट वाली मिठाइयाँ बनाता है। जगन जो है इस तारीफ से बहुत ही खुश लगा वो। और फिर उसने कहा कि शायद इसलिए माली कोई और काम करना चाहता है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जो है चेंजेस होते रहते हैं, अगर ऐसा ना हो तो प्रोग्रेस तो बंद ही हो जाएगी। फिर वो अपनी थ्योरी में लग गया बताने में जो उसके शायद सत्याग्रह वाले दिनों का प्रभाव था। और ये सारी चर्चा जो है वो उसके किचन से उठती थी, और उसके किचन से जो चर्चा के साथ साथ घी केसर की जो खुशबू थी उसकी तरह उसकी चर्चा भी, उसकी जो ये बातें थी वो भी खुशबूदार लगती थी। एक दिन अचानक वो बिना किसी नीड के कहने लगा कि मैं किसी भी प्रकार के एसेंस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता, रंग देने के लिए भी नहीं। तुम जानते हो कि आजकल जर्मनी से हर टाइप की फ्रेगरेंसेस खुशबुएं मिल जाती हैं जिनसे हर किसी को धोखा दिया जा सकता है ना। और मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं जर्मनी से किसी भी प्रकार की एसेंस या खुशबू या फ्रेगरेंस नहीं मंगाता हूँ, है ना, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि सब कुछ क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो कज़िन इस बात पे बोला कि हाँ कितनी गलत और कितनी बेकार चीज़ है ये, मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो कज़िन ने बहुत ही फ़िलासफ़िकल तरीके से इसका समर्थन किया। जगन ने बोला कि जब तक मैं इस दुकान का मालिक हूँ, है ना, तब तक मैं इस प्रकार की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल होने नहीं दूंगा। ये बात जगन ने बोली। तो कज़िन जो है वो हर शाम को इसी जो प्योरिटी थी उसको चखने आता था, है ना। तो उसने भी इस बात को अपना संपूर्ण समर्थन प्रदान किया, उसने इस बात को सपोर्ट किया कि यस यू आर राइट, तुम बिल्कुल भी मिलावट नहीं करते हो, तुम्हारी शॉप में तुम्हारी मिठाइयों में कोई मिलावट नहीं होती है। इस प्रकार से हमारा जो 3rd चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। विल बी बैक विद द 4th चैप्टर वेरी सून। टिल देन हैव अ नाइस डे।